नहीं, लाइट तो नहीं यार। ठीक है, कल क्या पढ़े थे? इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए आप उस पर। ये मान लो एक इनफाइनाइट वायर है और एक इनफाइनाइट वायर आपका ये है, दो इनफाइनाइट वायर हो गए, ठीक है। इससे ए डिस्टेंस पर, इस पे ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इतना ही इस रॉड से ही ए डिस्टेंस है, एक पॉइंट पी है जहां हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। फिर ध्यान दो क्वेश्चन, ये आपका इनफाइनाइट वायर है, ये भी आपका इनफाइनाइट वायर है, इससे ए डिस्टेंस पे और इससे भी ए डिस्टेंस पर बिंदु पी है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करनी है। कैसे निकालोगे? चलो ये हो गया। चलिए अब इस बिंदु पर पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालो। समझ पाए क्वेश्चन? अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन होगा, इसको टाइम लगाना इसका और फिर नहीं समझे। अच्छा बताओ, ए एंगल कितना होगा? 45 होगा ना? अच्छा, ये तो थीटा 2 हो गया, इस रॉड के लिए देखो तो ये थीटा 2 हो गया, और ये इनफाइनाइट जब है तो थीटा 1 कितना होगा? इस रॉड के लिए थीटा 1 कितना होगा बताओ? 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना हो गया? 45 डिग्री। तो इसका ये जो परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर आप ले लो E1, परपेंडिकुलर E1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? क्या पढ़े थे कल? के लेमडा अपान ए, डी डिस्टेंस लिए थे तो इसमें कितना है? ए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर में आंसर क्या आया था? साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 कितना है? 90। तो 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। नहीं समझे? प्लस साइन 45 कितना हो गया? 1/√2। एक किसकी वैल्यू है? इस रॉड के लिए यह परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं रॉड के? इसका पैरेलल क्या होगा? ये होगा पैरेलल, इसका क्या ले लूं? E2। पैरेलल क्या हो गया? E2। तो पैरेलल के लिए देखो, कास पैरेलल के लिए क्या पढ़े थे? E2 इक्वल टू, E2 इक्वल टू क्या पढ़े थे? के लेमडा अपान डी यानी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा 1 कितना है? 90, तो हो गया 0। कॉस थीटा 2 कितना बचा? 45। तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1/√2। बोलो केवल यही होगा ना? ये यहाँ पे क्या निकला? E2। ई दोनों की अलग अलग वैल्यू निकलेगी। बोलो इसमें किसी कोई डाउट? पहले राड के लिए देखो, मेन कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे उसी पे है। इस राड के से बिंदु P पर यानी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इससे यह आपका परपेंडिकुलर हुआ। अब परपेंडिकुलर के लिए चूंकि ये इनफाइनाइट है तो थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 2 इक्वल टू 45 डिग्री, और फार्मूला आप पढ़े थे ई परपेंडिकुलर ऑफ रॉड का के लेमडा अपान ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 पढ़े थे ना? तो जब इसमें थीटा 1 और थीटा 2 आपको फाइंड कर लिए, यही होगा ना? और ऐसे ही आपका जब पैरेलल निकालोगे, ई पैरेलल के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे कल? के लेमडा अपान ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी है? 45, और थीटा 1 की वैल्यू कितनी है? 90। तो जब ये वैल्यू रखोगे तो ये निकलेगा ना? तो पहले रॉड के लिए यह आपका क्या निकल गया? परपेंडिकुलर, और ये हो गया पैरेलल। अब इस रॉड से आप देखो, इस रॉड से भी देखोगे तो इसका परपेंडिकुलर किधर होगा? ऊपर ही तो होगा, परपेंडिकुलर ऊपर होगा। तो जब इसका परपेंडिकुलर निकालोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यही आएगा। इसका भी वैल्यू अगर E1 लिखो, यहां पे क्या लिखो? E1। तो E1 इक्वल टू क्या लिखोगे? इस रॉड के लिए यही हो जाएगा ना? चलो ये लिख देता हूं, के लेमडा अपान 1 अपान ये हो जाएगा ना? समझ पा रहे हो? लिख दें भाई, इस रॉड से भी परपेंडिकुलर यही हुआ, और इसके लिए भी थीटा 1 कितना है?
90 और थीटा टू कितनी है 45, तो फिर यही वैल्यू हो जाएगा। अच्छा, अब इसके लिए पैरेलल क्या होगा, ये होगा पैरेलल, नहीं होगा ना भाई, पैरेलल आपके इधर आ जाओगे E2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट है ना, तो परपेंडिकुलर नीचे लिए थे ना, अरे यार ये इधर हो गया ना, यही तो ध्यान देना, छोटी छोटी चीजें मिस्टेक ना हो। तो ये E2 हो गया, E2 वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा, E2 वैल्यू ये हो जाएगा के लेमडा अपान, अरे भाई E2 वैल्यू जब लोगे इसका, E2 मतलब पैरेलल, पैरेलल मतलब कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1, तो एंगल तो वही होगा ना 45.90, इसकी वैल्यू ये हो गई। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, इसका E1 कितना है, के लेमडा अपान ए 1 प्लस 1 अपान रूट 2, इसका E2 कितना है, के लेमडा अपान ए 1 अपान रूट 2, तो इन दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा ना, अब फिर इसमें से माने E2 में से E1 को माइनस करोगे या E1 में से E2 को माइनस करोगे तो उसका रिजल्टेंट मिलेगा, तो जब रिजल्टेंट मिलेगा तो फिर उसका क्या करोगे आप, अरे भाई इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, तो एक निकल गया E परपेंडिकुलर निकला, और इन दोनों का जब निकालोगे तो केवल एक बचेगा E पैरेलल बचा, अब फिर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यही होगा। अगर क्वेश्चन में केवल E पैरेलल और E परपेंडिकुलर पूछा तो आंसर हो गया, अगर टोटल रिजल्टेंट निकाला तो आपको ये निकालना पड़ेगा, नहीं समझे, तो ठीक है। तो अगर इस रॉड का इस पॉइंट पे पैरेलल और परपेंडिकुलर अलग अलग निकाल लोगे कि नहीं, अच्छा बताओ, इसमें से पैरेलल हुआ तो दोनों में से कोई भी E1 में से E2 को माइनस करो और इसमें E1 से E2 को माइनस करो, तो एक एक डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर इसमें E परपेंडिकुलर आप निकालते हो तो क्या आ जाएगा, के लेमडा अपान ए कॉमन ले लेते हैं, और यह क्या बच गया, √2 प्लस 1 अपान √2, तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो ही होगा, वहां 2 ले दिए थे मिस्टेक हो गया था, माइनस 1 अपान √2, तो यहाँ क्या बचा, ई लेमडा इजकल टू ई परपेंडिकुलर इजकल टू के लेमडा अपान ए, यहाँ क्या बचा √2, नहीं कैसे हो जाएगा, √2 अपान √2 यानी के लेमडा अपान यही केवल बचा, क्या बचा, के लेमडा अपान, वो सही है, फाइनल आंसर अब आ गया। तो इसी तरीके से इसका भी निकालोगे, इसके लिए भी तो इन दोनों का भी वही आएगा, अरे परपेंडिकुलर भी तो ही होगा, तो परपेंडिकुलर आपका क्या निकला, के लेमडा अपान डी यानी ए, और ए भी वैल्यू क्या निकला, के लेमडा अपान ए, और बाकी इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √2 के लेमडा अपान ए, वही मैं बोला ना √2 में आंसर आएगा, ये आंसर हो गया आपका, ये फाइनली ऑप्शन का आंसर है। नहीं हो जाएगा, कैसे होगा, 90 डिग्री है, अरे इसको रखोगे ना ई नेट, थोड़ा सा देखो बाबू वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसलिए इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, शुरू से ही आप इस टाइप क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है। तो रेगुलर इसकी वैल्यू जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, के डी के लेमडा अपान ए का स्क्वायर प्लस के लेमडा अपान ए का स्क्वायर प्लस 2a क्लास 90 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ये बच गया, तो 1 1 2, और ये कॉमन होकर बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा के लेमडा अपान 2, और यहाँ क्या बचा √2, यही आपका फाइनली आंसर हो गया, कहां पे, बिंदु P पर। समझे क्वेश्चन को, लिख लो। कुछ क्वेश्चन देखो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब भी आए तो वहां पर रुक के 1 मिनट आप सोचो, मतलब कुछ देर तक सोचो क्या करना है, क्योंकि हैबिट में जब आ जाएगा ना तब आप स्पीड बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, लेकिन बिना सोचे जब स्पीड बढ़ाओगे तो फिर इधर उधर उल्टा। ये है कि 2 इनफाइनाइट वायर है, ये दोनों ऐसे रखे हुए हैं, अब कह रहा है कि इस वायर से ए डिस्टेंस पर बिंदु P है और इससे भी ए डिस्टेंस पर बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ इसी बिंदु पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये इनफाइनाइट वायर के लिए कल आप फार्मूला पढ़े थे कि परपेंडिकुलर क्या होता है, के लेमडा अपान डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल जब आप पढ़ोगे तो के लेमडा अपान ए कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1 पढ़े थे। जब इस वायर से देखो, इस वायर को लोगे, इनफाइनाइट है, तो थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा, इसी तरीके से इसका भी थीटा 1 क्या होगा, क्योंकि थीटा 1 इधर से ले रहे हैं, देखो
इनफाइनाइट है ना, क्यों कह रहा है कि नीचे की तरफ होगा? जब इनफाइनाइट वाला आप इधर से ले रहे हो इनफाइनाइट, तो थीटा वन इक्वल टू होगा 90 डिग्री, इसके लिए भी थीटा टू क्या होगा 45 डिग्री। तो इसके लिए जब परपेंडिकुलर आप निकालोगे तो E1 होगा, E1 इक्वल टू मतलब ए होगा। तो वहां क्या रखोगे, के लेमडा अपान साइन 90 डिग्री यानी 1 प्लस साइन 45 डिग्री यानी अपान रूट 2। ठीक है, इसी तरीके से जब इसका पैरेलल होगी, इसका पैरेलल क्या होगा, ये होगा E2, तो इसकी रखोगे तो E2 के लिए क्या लिखो फार्मूला, देखो ई पैरेलल के लिए के लेमडा अपान ए cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2 की वैल्यू 45 डिग्री है तो 1 अपान रूट 2 हो गया, बाकी cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 छोड़ दिया इसको, ये दोनों निकल गया। ये इसके लिए देखो, ये परपेंडिकुलर इसके लिए हुआ और ये पैरेलल हुआ। अब इस राड पे आओगे तो इसका भी परपेंडिकुलर क्या है ऊपर, लेकिन थीटा 1 90 और 45 होगा ही, और इसका पैरेलल क्या होगा, ए होगा, तो इसके लिए भी तो दोनों वैल्यू यही आएगा। अब यहाँ पे देखो, यह E1 इसका परपेंडिकुलर है और E2 इसका पैरेलल है, तो इसमें से इसको माइनस करो। फिर अगर इसको इसमें देखो तो यह जो है यह किसका है, यह इसका पैरेलल है और यह E1 इसका परपेंडिकुलर है, तो दोनों से माइनस करोगे, दोनों कंडीशन में इसी में से इसको माइनस करोगे तो हमेशा वैल्यू ई परपेंडिकुलर भी के लेमडा अपान ए आएगा और ई पैरेलल भी, यहां लिख दे रहा हूं, ई पैरेलल भी वही आएगा कि नहीं, आपकी वही आ गई। तो अब यहाँ पे ई परपेंडिकुलर भी वही आया और ई पैरेलल भी वही आया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, यही तो आ जाएगा फिर आंसर। समझ गए क्वेश्चन को, नहीं समझे, इरेज करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर मान लो कि एक इनफाइनाइट वायर है, इस पे चार्ज जो है वो लेमडा कूलाम पर मीटर है, लेमडा कूलाम पर, लेमडा क्या है उसमें, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इससे डी डिस्टेंस पर, इससे डी डिस्टेंस पर एक चार्ज हम ले लिए Q और मास कितनी है M, प्लस चार्ज है और इस पे चार्ज भी क्या है वो सब प्लस ही है, तो इसके वजह से इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, रिपल्सन, रिपल्सन होगा ना, तो रिपल्सन होकर किधर जाएगा ऊपर, लेकिन मास है, मास की वजह से वेट लगेगा, तो क्या होगा, स्टेबल होगा ना, बैलेंस में होगा कि नहीं होगा, बैलेंस होगा। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इसके वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा, मान लो बैलेंस है, तो इसके वजह से इस पे चार्ज रखा हुआ है, तो इस राड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज रखा हुआ है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, वह फोर्स ही इसके वेट के इक्वल होगा, तभी बैलेंस होगा। फिर समझो, यह आपका एक राड है, इस पे चार्ज रखा हुआ है, जो कि आप इसके पहले पढ़ चुके हो, कल ही पढ़े हो कि इनफाइनाइट वायर की वजह से या किसी फाइनाइट वायर की वजह से अगर लेमडा कूलाम पर मीटर चार्ज है तो उसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, होगा ना। तो सबसे पहले बताओ कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या पढ़े हो, लेमडा के रूप में बताओ, कल तो पढ़े थे ना यार, 2k लेमडा 2k, अरे यार इसके वजह इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला भूल गए, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़े हो, 2k लेमडा अपान डी, नहीं पढ़े हो, 2k लेमडा अपान डी, और इसी में क्या रखा गया है, चार्ज Q, तो जब चार्ज Q रखा गया है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, Q इंटू ई, तो फोर्स यह फिजिकल टू क्या हो जाएगा बताओ, 2k लेमडा अपान डी इंटू क्यू, नहीं समझे, वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 2k लेमडा अपान डी, घर पे पढ़े नहीं, रियलिटी यही है कि यहीं आप ही बंद किए तो फिर यहीं आके खोले हो, तो फार्मूले कैसे याद होंगे, ऐसे हवा हवाई कीला बनाते रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे, फिर पासपोर्ट वगैरह बनवाने की तैयारी कर लो अभी से, कुछ भी इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हो, कैसे जनरली जैसे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर की तरह जैसे पढ़ते चले हैं ऐसे करके तीर मार दोगे, तो मैं भी बता रहा हूँ साला एक यूनिवर्सिटी CUT एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, BSc में अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो पाएगा, बाकी कंपटीशन बात ही छोड़ दो, ऐसे पढ़ोगे तो। ये कल पढ़ाया था कि नहीं फार्मूला, क्यों नहीं याद है, यही तो फार्मूला था 2k लेमडा अपान डी,
तो पेज पलट के देख रहे हो कहाँ क्या बताए थे। इसका डेरिवेशन भी पूरा काफी आधे घंटे तक यही चला था कल। ई की वैल्यू 2 के लेमडा अपान डी ये है। जाके घर पे 10-10 20-20 बार पढ़ो तब जाके याद होगा, और ऐसे याद होना चाहिए। कहीं पे कोई फिगर बने तो दिमाग में तुरंत सेटअप होना चाहिए, कौन सा फिगर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तुरंत आना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन लगा पाओगे। और फिर कंपटीशन के रेस में रहोगे, अभी घोड़े की दौड़ के रेस में रहोगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई 2 के लेमडा अपान डी होगा। बाकी जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया तो एफ इक्वल टू क्यू ई होगा, पढ़े उसके पहले। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू ये हो गई, बाकी ई आपका देखो क्यू ए हो गया और ई की वैल्यू है। इसमें नेट फोर्स कितना लगा, 2 के लेमडा अपान डी इंटू क्यू। और जब बैलेंस है तो ये किसके इक्वल होगा, वेट एम जी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब कह रहा है कि इसको बहुत स्मॉलेस्ट यानी एक्स डिस्टेंस ले जाकर, कितना एक्स डिस्टेंस लाकर रिलीज कर दिया गया। क्या कर दिया, रिलीज कर दिया गया। तो फिर ये ऊपर जाएगा, लेकिन वेट की वजह से फिर वहां पे एक ऑसिलेशन होने लगा। क्या होने लगा, ऑसिलेशन। तो जब ऑसिलेशन होने लगा तो उसका एक पीरियोडिक टाइम होगा, जो आप क्लास 11 में पढ़े। और इसके पहले गुलाम सलाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगवाए हैं, है ना। तो अब बताओ, जब यहां से यहां पे आया तब इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ तब क्या होगा। बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 के लेमडा अपान डी प्लस एक्स इंटू क्यू माइनस एम जी। यह किसके इक्वल हो गया, एफ नेट के। बोलो यही तो होगा भाई। एफ नेट क्या लगेगा, जितना फोर्स टोटल है आपका 2 के लेमडा डी प्लस एक्स, ये हो गया, ठीक है। और माइनस एम जी हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, एफ नेट इक्वल टू 2 के लेमडा अपान डी से मल्टीप्लाई कर दो और डी से डिवाइड कर दो। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, इस चीज को इस तरह कर लिख सकते हो कि नहीं, बोलो पहले। यह पॉइंट इसके इक्वल है, कोई डाउट इसमें। अब ये चीज बताओ, यह किसके इक्वल हुआ, नहीं हुआ, देखो 2 के लेमडा क्यू अपान एम जी। तो यहाँ पे वही वैल्यू रखो आप। एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, एम जी अपान 1 प्लस एक्स अपान डी माइनस एम जी। अब यहाँ पे एम जी क्या हो गया, कॉमन। इसको क्या लिख सकते हो, ऊपर ले जाओ, अरे 1 हो जाएगा। ऊपर ले जाओ तो क्या लिखोगे, 1 प्लस एक्स अपान डी माइनस, कहाँ है परेशान हो, -1, ठीक है, माइनस ठीक है। ये किस फॉर्म में हो गया, बाइनामियल थ्योरम, मैथ में पढ़े होगे। बाइनामियल थ्योरम पढ़े हो ना। 1 प्लस एक्स टू द पावर n, या माइनस n है तो क्या लिखते हो, 1 माइनस n इंटू एक्स। अभी लिखा भी थी एक दिन फार्मूला। तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा बताओ, एफ नेट एम जी। ऐसे इतनी आसान चीजें नहीं होती है। आप कहो तो हम भी Q1 Q2 और आर देख निकलवाते ना क्वेश्चन, लेकिन उससे कुछ भेड़ा पार नहीं होना है। उससे सिर्फ घंटा बजाने को मिलेगा, वो भी मंदिर में जाके, बाकी कहीं नहीं। सही है ना। योगी जी तैयार करा रहे हैं, 2023 में लास्ट में राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। अब बाकी वहां लेके कटोरा स्थान छिका लो कि मेरा यहाँ रहेगा रोजगार का अड्डा। नहीं पढ़ोगे तो यही करोगे ना भाई। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, जब नहीं पढ़ोगे तो यही करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका वही है। तो एम जी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, 1 माइनस एक्स अपान डी माइनस 1। ये उड़ गया, तमाम लोगों को समझ नहीं आया होगा कैसे हुआ, हाँ नहीं समझ में आया होगा। फार्मूला पढ़े थे 1 प्लस एक्स टू द पावर n, लेकिन अगर ये माइनस है या माइनस है तो इसको क्या लिखोगे बताओ, 1 माइनस n इंटू एक्स, फिर माइनस करके लेकिन आपको केवल 2 ही टर्म लेना होता है, हम पहले बताए भी थे। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस, अगर प्लस होता तो
फिर यहाँ प्लस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है देखो, माइनस है तो क्या होगा 1 माइनस एक्स अपॉन डी, यानी कि जगह क्या रखोगे 1 ही रखोगे ना, तो ये 1 से 1 कैंसिल, तो एफ नेट इजकल टू क्या मिल गया बताओ, माइनस एम जी अपॉन डी इंटू एक्स। यह किसके फॉर्म में है बताओगे, एफ इजकल टू माइनस के एक्स के फॉर्म में है कि नहीं, और जब इसके फॉर्म में है तो प्रूव करता है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। और जब ऑसिलेशन हो रहा है तो ऑसिलेशन के लिए आप टी की वैल्यू क्या पढ़े हो बताओ, क्या पढ़े हो, सब इधर उधर मैं लिख देता हूं, चलो ये लिख देता हूं, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट एम की वैल्यू बताओ कितना होगा, एम तो है, के की वैल्यू कितनी, एम एम जी अपॉन डी, तो डी आपका ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या बच गया, एम जी, एम से एम कैंसिल, यानी फाइनली फार्मूला क्या आ गया आपका, टी इजकल टू 2 पाई अंडर रूट डी अपॉन जी। कहां से चले थे कहां आ गए, कुछ कॉन्सेप्ट देखो, नहीं कुछ टफ है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो है। फिर एक बार देखिए, ये आपका वायर है जहां पर लेमडा कूलम पर मीटर, इस पे चार्ज है, ठीक है, एक बार समझो फिर बाद में लिखना इसको। अब इससे डी डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज ले लिया क्यू, इसका मास कितना है यम, तो इस राड की चूंकि इस पे भी चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, रिपल्सन दूर जाएगा, लेकिन इसका वेट चूंकि मास यम है तो इसलिए वेट लगेगा, वेट किधर लगेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस की कंडीशन में क्या होना चाहिए कि इसके द्वारा जो फोर्स लगा हो और इसका वेट आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसके द्वारा इस पे फोर्स कैसे लगेगा, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 2 के लेमडा अपॉन डी, 2 के लेमडा अपॉन डी किसकी वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, 2 के लेमडा अपॉन डी इंटू क्यू, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ठीक है, इक्वल टू एम जी, ये पहला फर्स्ट हो गया। कोई इसमें संदेह किसी को, ठीक है, बेसिक फार्मूला केवल याद रहे, जो पढ़ रहे हैं उसी को जाके घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद अब इसको रिलीज किया गया कितना, एक्स डिस्टेंस तक ऊपर ले गए, फिर छोड़ोगे तो, क्योंकि जब ऊपर ले जाओगे ना तो धीरे धीरे इसकी फोर्स की वैल्यू कम होगी, लेकिन वेट में कोई चेंजिंग होगी नहीं होगी। देखो जब ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो तो वेट में इसकी चेंजिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसके फोर्स में कमी हो रही है, इसलिए फिर वहां पे आ जाएगा। नहीं समझे, मैंने कॉन्सेप्ट समझ लो कि जब इसको दूर ले जाओगे, क्योंकि आप पढ़े हो ये फिजिकल टू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो ये डिस्टेंस ले जाओगे तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, लेकिन वेट वही रहेगा, तो वेट की वजह से फिर वही आ जाएगा, फिर ऐसे करना मतलब मोशन करना शुरू कर दे ऑसिलेशन, समझे। नहीं तो कहोगे कि ऊपर जा रहा है, क्यों नहीं ऊपर चला जा रहा है, जब रिपल्सन है तो क्यों नीचे आ रहा है, तो नीचे इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, और वेट आपका वही है। तो अब इसके वजह से जब यहाँ पर जब लाए तो नेट बल कितना होगा, जब यहाँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 के लेमडा क्यू अपॉन डी प्लस एक्स, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस डी प्लस एक्स हो गया, और माइनस एम जी करेंगे तो नेट बल निकला, क्योंकि उसका वेट जब माइनस करोगे तो पता चलेगा कि नेट फोर्स कितना है, तो ए एम जी हो गया। अब इसको आप चाहो तो डी से डिवाइड करके डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम इसको 1 प्लस एक्स अपॉन डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक इसकी वैल्यू हो गई एम जी की, इसी की जगह हमने क्या रख दिया एम जी, देखो यहाँ पे इसके बाद से ए है, एम जी रख दिए, तो एम जी क्या हो गया इसमें कॉमन हो गया, और इसको पावर चूंकि 1 है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन डी माइनस 1 माइनस 1, ठीक है, ये आपका बाइनोमियल थ्योरम के रूप में हो गया, और इसको हम क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, एफ नेट इक्वल टू एम जी 1 माइनस एक्स अपॉन डी माइनस 1, ये हो गया कैंसिल, तो एफ नेट क्या निकल गया माइनस एम जी अपॉन डी इंटू एक्स, यह किसके फॉर्म में है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के की जगह क्या है एम जी अपॉन डी, बाकी फार्मूला क्या पढ़े हो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो के की जगह क्या रखोगे एम जी अपॉन डी रखोगे, तो फाइनली आंसर आपका ये आ जाएगा, नोट करो। हो गया सबका, इरेज कर दें, ये समझ पाए हो ना कौन कहाँ रखा हुआ लिखा हुआ है, पता तो यहाँ से नहीं शुरू कर दी लिखना। केवल यही भी लिख सकती है क्या, और नहीं लिख सकते हैं लोग, इकाई लिखेगी, लग रहा है कि मतलब देखो अब तुमको इस बार टेस्ट में कुछ ऐसा करके दिखाओ
कि मतलब नजरिया बदल जाए। हालांकि फिजिक्स में अच्छा नंबर पाई थी भाई इस बार, 48 वगैरह। कितना 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 है जी? 41 है ना? फिर बताओ। तुम्हारा कितना था सरीना? फिजिक्स तुम्हारा कितना था? ठीक है, गुड। जो पढ़े, लड़की का बात है, जो पढ़ेगा वो पाएगा। हाँ, कोई भी मैं सामूहिक रूप से कोई ये कहता है कि कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल बताया था, फिर जो नहीं सो। हाँ, वो तो ढेर कॉन्सेप्ट लगा दिया था। चलिए नेक्स्ट, ध्यान दो इधर। ये आपका रिंग है, बात नहीं करो, क्या है? रिंग है। इसकी रेडियस आप ले लो कितना? कैपिटल आर। क्या ले लिया जा? कैपिटल आर। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो क्यू ले लो। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? क्यू, कैपिटल क्यू। पूरे इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो लेमडा कूलम पर मीटर इस पे चार्ज होगा, डेंसिटी। तो इससे कितने डिस्टेंस पर ले लो? एक्स डिस्टेंस पर। एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है। एक चीज ध्यान देना, इस पे जो भी चार्ज है वो प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज के लिए भी बताऊंगा क्या होगा। ये प्लस चार्ज है और इसकी वजह से हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करोगे? सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट ब्रेक करोगे इसको, ठीक है। कितना ले लो? डीएल। डीएल तो इस पे चार्ज भी कितनी होगी? डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? जैसे लेमडा इजकल टू क्या पड़े बताओ? क्यू अपान यल। यल मतलब 2 पाई। क्यों 2 पाई आर लिया गया है? लेमडा इजकल टू क्यू अपान 2 पाई आर क्यों लिया? क्योंकि लेमडा इजकल टू पड़े वो क्यू अपान यल होता है। तो यल क्या? वायर का। तो इसका पूरा सर्कमफेरेंस हो जाएगा ना, पूरा लेंथ 2 पाई आर। तो लेमडा इजकल टू क्यू अपान 2 पाई आर। तो जब पूरे यल लेंथ का चार्ज कितना है? क्यू। तो यूनिट चार्ज का कितना होगा? क्यू अपान 2 पाई। तो डीएल लेंथ का कितना हो जाएगा बताओ? क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल। बोलो, ये हो गया। अब इस डी क्यू की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसकी डायरेक्शन किधर जाएगी? एक पॉइंट पे यहां आएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? डीई होगा ना। अब इस डीई की वैल्यू क्या लिखोगे? के। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा? इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इस डी क्यू की वजह से। ये डिस्टेंस ले लो कितना? आर ले लो। आर ले लो, या फिर इसकी वैल्यू सीधे यहां लिख देता हूं। कितना होगा बताओ? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना। अरे भाई ये एक्स है और ये आर है, ये भी आर होगा। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखे बताओ? के डी क्यू अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का क्या हो गया? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। या डी इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? डी क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे? क्यू अपान 2 पाई आर इंटू डीएल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो यही होगा ना? ये पूरी वैल्यू होगी कि नहीं डीई की? इसमें किसी कोई डाउट? अब यहाँ पे की बताओ, जब यहाँ से थीटा एंगल बन रहा है तो इसको हम थीटा के फार में ब्रेक करोगे कि नहीं? उसको कंपोनेंट्स के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं? ये थीटा एंगल जब भी बना तब भी दिमाग में सेट होना चाहिए कि हमको उसको कंपोनेंट्स के रूप में ब्रेक करना होगा। तो जब यह थीटा इसके साथ बन गया तो यह क्या कंपोनेंट्स कहलाएगा? डीई कॉस थीटा। हमें नहीं लगता है कि अब कॉस और साइन वाले में तुमको कंफ्यूजन होगी, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनता है वही आपका डीई कॉस थीटा हो गया। और ये कंपोनेंट्स क्या हो गया? डीई साइन थीटा। अच्छा, जब इधर से लिए हो तो डी साइन थीटा ये हुआ है, और जब इधर से लोगे तो ये भी डी साइन थीटा हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्या ये कैंसिल हो जाएगी? कैंसिल लिख देता हूं यहाँ पे, यानी ये कंपोनेंट कैंसिल। तो बचा क्या? केवल डी कॉस थीटा बचा। यानी सभी कंपोनेंट्स का सारे वैल्यू डी कॉस थीटा के रूप में ऐड होंगे। तो इसलिए ई नेट, ई इक्वल टू हम क्या लिखना है? बोलो, इंटीग्रेशन कर देते हैं कितना? डीई कॉस थीटा। डीई कॉस थीटा क्या करो?
अच्छा ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो इसको भी इरेज करके, नहीं नहीं रहने दो, ठीक है। तुम ज्यादा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ ज्यादा सोचते हो वहां पे, ठीक है। चलो डी इजकल टू के क्यू 2 पाई आर डी एल अपन आर स्क्वायर हुआ ना। तो अब यहाँ पे ई इजकल टू यहाँ पे लिखो क्या, के क्यू डी इजकल टू के क्यू अपान 2 पाई आर डी एल अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे हम क्या लिख दें, कास थीटा। ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना। ये आपकी डी की वैल्यू डी कॉस थीटा जब होगा यहाँ पे, तो डी की वैल्यू हमने यहां रख दिया और कॉस थीटा हो गया। अब इससे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ कितना होगा, एक्स अपान ए, एक्स अपान भाई बेस अपान हाइपोटेनियस। तो डीई की वैल्यू जब आप लिखोगे यहाँ पे, तो के क्यू अपान 2 पाई आर, और यहाँ क्या लिख दो 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। कैसे हुआ 3/2? अरे भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे एक्स बचेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। कैसे हुआ, क्योंकि एक्स अपान 1/2 है, ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा ए, और यहाँ क्या बचा डीएल। तो अब बताओ के क्या है, कांस्टेंट है, क्यू क्या है, एक्स क्या है, सब कांस्टेंट हो जाएंगे, आर क्या है, चेंज क्या हो रहा है, कहां से कहां तक, बस इसी का इंटीग्रेशन कर दो, यानी इसी का यहीं पे इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल क्या निकल गया, ई कहां से 0 से 2 पाई आर तक। देखो ठीक, हम लगा तुम कंफ्यूज हो रहे इसलिए हम उसको स्ट्राइक चेंज करके दूसरा स्ट्राइक पकड़ लिए। चलो यहाँ पे अभी इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर 2 पाई आर एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, और यहाँ क्या बचा बोलो, अरे भाई डीएल का एल, तो एल का अपर लिमिट रखोगे क्या हो गया 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, बच क्या गया, यही आपका आंसर हो गया, के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, या के की जगह क्या लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, यही आपका आंसर हो गया एक्सियल पोजीशन में। कितना आसान है, एक बार लिख लो फिर समझा देते हैं इसको। क्यों निकालोगे भाई, इधर से इधर हो रहा है, इधर जाओगे तो इधर हो गया, दोनों वैल्यू सेम हो गए, कैंसिल हो गया, लिख तो दिए नहीं, वो कैंसिल लिख दो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब लिखने की जरूरत नहीं, उसको स्टेटमेंट में ही लिखते हैं, डी साइन थीटा और डी साइन थीटा दोनों में कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट है, सो दे आर कैंसल टू ईच। हाँ हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग वायर। इसके पहले दूसरा मेथड बता दे क्या, फार्मूला वही आया था ना, तो फिर बताओ यार, तो मैं बताओ ना, जितनी बार पढ़ोगे वो रटा हुआ चीजें नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट किस समय कौन काम कर जाएगा वो बता दूंगा, फार्मूला वही होगा, उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसको अभी दूसरी बार को डेराइव करने के लिए तो दूसरा मैं बिना इंटीग्रेशन का भी इसको बता सकता हूँ, टाइम नहीं है कह रही है, अभी 9:01 हो रहा, लिखो फास्ट, क्योंकि अभी 5 मिनट का और इसमें टॉपिक है, ग्राफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ही तो समझना है, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना है तुम लोगों को, इसका पूरा डिफरेंशिएशन करके दिखाओगे, किसका, इसका, हाँ क्यों चेंज नहीं हो रहा है तुम्हारा, अभी हम बताएंगे, एक्स को मान लो हम यहाँ पर लाना है, एक्स को मान लो इनफाइनाइट पर ले जाए, तो दोनों के बीच में वेरी करेगा, अरे भाई इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू कुछ और होगी, सेंटर पे उसकी वैल्यू कुछ
और होगी, तो इसका मतलब कि बीच में चेंजिंग हो रहा है, तो किस तरह चेंज हो रहा है उसको ग्राफ ड्रा करोगे ई और एक्स के बीच में। घर पे सिर्फ केवल पढ़ना शुरू कर दो तुम लोग, आधा घंटा वाला नहीं पढ़ाई। स्कूल कोचिंग इनके अलावा भी घर पे आपको कम से कम 4 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और ये सोच के चलो कि यही पूरी लाइफ का तुम्हारा गोल्डन टाइम है, इसको ऐसे गंवाए तो फिर इसके बाद कोयला ही कोयला मिलेगा, गोल्ड को छोड़ दो। अगर इसी में तुम नीट वगैरह निकाल लिया, आईआईटी वगैरह मेंस वगैरह निकाल लिए, तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगी, स्टेटस समाज में बढ़ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और यहाँ हुए तो शादी भी नहीं होगी, मर जाओगे शादी बिना। हाँ, अच्छी शादी भी अगर आप चाह रहे हो तो आईआईटी क्वालिफाई करना जरूरी है, नीट निकालना जरूरी है। बाकी भेड़ बकरी की तरह लाइफ जीना हो तो कोई बातें नहीं। सही है कि नहीं? अरे ऐसे कैसे, चलो ठीक है, ये नोट कर लिए इसको, चलो बात नहीं करो, अब इसको ध्यान दो। एक क्वेश्चन है, मतलब ये रिंग है, रिंग पे इनफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यानी हर पॉइंट पे चार्ज सेम है, और रिंग एक वायर के रूप में था इसलिए इसको एक रिंग बना दिया गया, तो इसमें जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, तो इसका लेमडा जब लिखोगे क्या लिखोगे, क्यू अपन 2 पाई आर होगा ना। तो अब इस वायर की वजह से अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसको पहले एक छोटे से पार्ट में ब्रेक करोगे, एक छोटा सा पार्ट क्या हो गया डीएल, और इस पे चार्ज कितनी होगी डीक्यू, डीक्यू वैल्यू कितनी होगी, डीक्यू वैल्यू लेमडा इंटू डीएल लिखोगे ना, नहीं समझ पाया अभी भी, लेमडा इंटू डीएल, तो लेमडा की वैल्यू क्या क्यू अपन 2 पाई आर, वो कॉन्सेप्ट अलग थे, कॉन्सेप्ट अलग हो गया, डीक्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल, लेमडा की वैल्यू क्यू अपन 2 पाई आर, ठीक है। अब इस डीक्यू की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, क्योंकि प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, तो उसकी वैल्यू डी इक्वल टू क्या होगा के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, तो आर मतलब एयर डिस्टेंस, एयर डिस्टेंस हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि रेडियस आर है और डिस्टेंस एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू रख दिए, तो ये तुमको वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब इसके एक्स एक्सिस में, इसको एक्सियल कहेंगे, इसके एक्स एक्सिस में है, ठीक है, इसके एक्सिस में, किसके रिंग के एक्सिस में है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई डी कॉस थीटा, और ये हो गया डी साइन थीटा, इधर से भी लोगे तो यही होगा और ऊपर जाएगा डी साइन थीटा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर दिए, इसका कोई यूज है नहीं है, टोटल एक्स एक्सिस में ही आपकी होगी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी इक्वल टू, लिखोगे आप क्या लिखोगे डी कॉस थीटा, तो डी की वैल्यू ये हो गई और कॉस थीटा ये हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू इसे रखोगे क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को 1/2 करोगे, अब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 हो गया, बच गया डीएल, क्योंकि डीएल ही चेंज हो रहा है, तो डीएल चेंज हो रहा है तो डीएल पहले कितना रहा होगा 0, यहाँ चलोगे तो कहाँ आएगा 2 पाई आर टोटल लेंथ, तो 0 से 2 पाई आर चले, डीएल का इंटीग्रेशन किए तो कितना हो गया यल, यल की जगह अपर लिमिट रखते हैं, क्या रखोगे 2 पाई आर माइनस 0, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, बच गया यही आपका आंसर हो गया। ये आपका प्लस चार्ज के लिए था, तो इसलिए डायरेक्शन किधर हो गई बाहर की तरफ। अब यहाँ पे माइनस अगर ले लो तो क्या हो, अरे डीएल को पूरा ले लिए ना, जब थीटा के फॉर्म में उसको लेते तब ना, अरे उसको हम डीएल के रूप में तो इंटीग्रेशन किए हैं, फिर वही चीज, अगर हम उसको थीटा के रूप में ले तब ना दोनों थीटा लेते हैं, हम तो डीएल के रूप में इंटीग्रेशन किया है। अरे डीएल को लिए नहीं 0 से 2 पाई आर, जब थीटा को आप थीटा के फॉर्म में लेते तब ना 2 cos थीटा वगैरह लिखते हैं, किसके रूप में इंटीग्रेशन किए हो डीएल के फॉर्म में, तो डीएल को 0 से 2 पाई आर तक आए कि नहीं, तो फिर वहां थीटा टू थीटा लेने की क्या जरूरत है भाई, एक ही थीटा ले लो 0 की वजह से, फिर उसको हमने 2 पाई आर ले लिया,
नहीं समझे, कंफ्यूज है अभी। अच्छा डेरिवेशन कर लिए हो ना, लिख लिए हो ना डेरिवेशन, जाना चेक कर लेना। अगर 2 ही होगा तो आंसर दूसरा आएगा तब फिर तुम्हारे हिसाब से। और हमने यहाँ रिंग का फॉर्मूला लिख दिया ना, वहाँ वो भी बन रहा है, वो भी सुबह कल मतलब पब्लिश हो जाएगा, तो गलत चीज बताया जाएगा। ठीक है, देखिए आप ये मान लो यहाँ पे माइनस क्यू हो गया, क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया, ये पूरा आपका। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो माइनस की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, और यहाँ पे भी डायरेक्शन सेम हो गया। अच्छा अगर इसी को अभी आप लिए थे क्या था, प्लस, क्या कौन सा चार्ज है इस पे, प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ, और यहाँ पे अगर लेते हो तो किधर होगी, तो डायरेक्शन समझ में आ गया ना, प्लस और माइनस की वजह से, माइनस की वजह से इनसाइड और प्लस की वजह से, ठीक है, ये तो समझ में आ गया ना। फिर ऐसा नहीं है कि हम केवल माइनस चार्ज नहीं, वैल्यू वही आएगा लेकिन डायरेक्शन लिखोगे सेंटर की तरफ, इनवर्ड सेंटर, और यहां लिखोगे आउटवर्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, ये डायरेक्शन हो जाएगा, बाकी फार्मूला आपका वही रहेगा। अब यहाँ पे चीज देखिए, अगर मान लो क्या लिखे हो, ई इक्वल टू के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, अगर एक्स इक्वल टू 0 ले लो, एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ये एक्स था, एक्स इक्वल टू 0 ले लो, तो जब एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो ई इक्वल टू, समझ में आया, ठीक है। अच्छा ये फर्स्ट, सेकेंड, एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट ले लो तो ई इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है, किसी चीज में इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करने को 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 से 0, लेकिन बीच में वो घट रहा होगा और बढ़ रहा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर x इक्वल टू आर ले लो, थर्ड, अभी हम मिनिमम मैक्सिमम भी निकलवाएंगे, मैक्सिमम कब होगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, x इक्वल टू क्या ले लो, r, x इक्वल टू r मतलब इसके रेडियस के ही डिस्टेंस पे, तो r लोगे तो कितना हो गया, 2r, अरे यहाँ आर रखोगे ना, और यहाँ पे भी आर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया, 2r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बची, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं समझे, एक्स इक्वल टू आर रखोगे तो ई इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू आर अपान 2r स्क्वायर पे 3/2, या इसी को क्या लिखोगे, ई इक्वल टू के क्यू अपान 2 पर 3/2 इंटू आर स्क्वायर। ये ऑप्शन देखा तो वही घबरा जाओगे तुम लोग, अरे ये भी तो है, इसको अलग कर दो, तो ये कब होगा, जब वो कह दे उसी में लिख देगा कि डिस्टेंस कितना इक्वल टू रेडियस एट पॉइंट, तो आपकी वैल्यू ए हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज निकालना है और उसी से ग्राफ निकालना है, तो एक चीज आप यहाँ पे देखो कि x इक्वल टू 0 ले रहे हो तो भी 0 हो रहा है, और x इक्वल टू इनफाइनाइट ले रहे हो तो 0 से 0 जा रहा है, तो वो बढ़ते हुए गया होगा फिर घटते हुए 0, किसी पॉइंट ऐसा होगा ना जहां पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि देखो ये कुछ तो वैल्यू आ रहा है ना, तो अच्छा ही बताओ मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, डीई अपान डी एक्स इक्वल टू 0, जैसे फोर्स में भी निकाले थे, डी एफ अपान डी एक्स इक्वल टू 0, डी एफ अपान डी क्यू इक्वल टू 0, और किस पे डिपेंड करता है, उसी के रेशियो में हम निकालते हैं। तो आप मैक्सिमम के लिए क्या निकालोगे, अधिकतम, यानी मैक्सिमम क्या टाइम हो गया जी, 15 हो गया, बड़ा जल्दी टाइम बता, चलो ये लॉन्ग है, इसका डिफरेंशिएशन लगेगा बड़ा होगा, इसलिए इसको डबल डिफरेंशिएशन है, इसलिए क्योंकि देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, यानी इंटू सेकेंड टर्म, या ऐसे कहो सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट टर्म माइनस फिर फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, और इसको लेट वगैरह मान के करोगे तो इसकी वैल्यू लास्ट में ये आएगा रूट r/2, r/√2 आएगा, प्लस माइनस r√2 ये फाइनल आएगा। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे
तो देखो स्टार्टिंग में भी 0 है, फिर ये मैक्सिमम जाएगा, फिर आपका ये ऐसे आगे ये बना, इसी तरीके से इधर भी आओगे तो मैक्सिमम होगा, फिर आगे 0 बनेगा। तो जहां मैक्सिमम बन रहा है वहीं पे क्या होगा, प्लस माइनस r/√2। यहाँ पे भी क्या हो गया, प्लस माइनस r/√2। अब मैक्सिमम के लिए x की वैल्यू यहाँ रखोगे r/√2। पूछा है क्वेश्चन भी, ये भी पूछा कि डिस्टेंस पे भी पूछा है और ये भी पूछा है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो r/√2 रखोगे, सॉल्व करोगे फिर इसकी एक वैल्यू आएगी। तो इसको हम कल बताएंगे, ठीक है, इसको हम कल फिर बताएंगे। कल तो कल अगर स्कूल बंद रहेगा तो कोचिंग बंद रहेगा, क्योंकि कल हम घर जाएंगे। 2000% बंद होगा, घबराओ नहीं। नहीं भी बंद होगा तो मैं तो एब्सेंट रहूंगा ही। और कोचिंग का छुट्टी है, चलो हम मैसेज कर देंगे ग्रुप में। चलिए ये नोट कर लिए हो ना। अब डिफरेंशिएशन कल इसका कराएंगे। डिफरेंशिएशन थोड़ा टफ है, तमाम लोगों को आ भी नहीं रहा है। चलाइए तो सर, हमारे घर मेला का तमाम लोगों का तो उड़ जा रहा है, मुझे पता है, तुमको नहीं उड़ रहा है। इसमें 3-4 लोग हैं जिनको उड़ जा रहा होगा बस। हाँ, जैसे तुमको तो उड़ रहा होगा इसलिए, क्योंकि परसों से आ रहे हो अभी, पीछे चीजें कुछ नहीं पढ़ी। ये सब जानते हो सब, मैं गुलाम सलाम ये सब क्यों फास्ट बता रहा हूँ, सब जान रहा है। ये सब गुलाम सलाम ऐसे सब पढ़ा चुका हूँ। जी रेगुलर आओ थोड़ा सा। अब एक तो उसे देख लो कितना डिफिकल्ट है, ये कहीं नहीं पाओगे। जाके लाख रुपया दोगे तब मिलेगा। लाख रुपया? हाँ, कोटा जाओगे तो कितना दोगे? कोटा में कहाँ जाओगे? मुंबई जाओगे? उतरिए।